इसमें एफ टी का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? 4a बाई साइन प्लस 4a बाई साइन, कॉस के कोई टर्म नहीं होते, सारे साइन के ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, है ना। यहाँ पे ये GT है, GT का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या आएगा? ये लेंथ t है ना, तो ये लेंथ कितना होगा? t/2। तो ये लेंथ कितना होगा? t/4 है। तो एफ टी और GT में कंपेयर करो, अगर एफ टी को t/4 यूनिट से पीछे शिफ्ट कर दोगे तो GT बन जाएगा, है ना। GT इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ टी, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस t/4 या माइनस t/4? प्लस पीछे शिफ्ट किया ना, तो ये प्लस t/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ टी इक्वल टू ये है ना, तो एफ टी में t की जगह पे t प्लस कैपिटल T/4, तो ये आ जाएगा 4a बाई पाई साइन ओमेगा नॉट, और t की जगह पे t प्लस कैपिटल T/4 प्लस 4a बाई 3 पाई साइन 3 ओमेगा नॉट t प्लस कैपिटल T/4 प्लस, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4a बाई 5 पाई साइन 5 ओमेगा नॉट t, 4a बाई 5 पाई साइन 5 ओमेगा नॉट t प्लस कैपिटल T/4, है ना। तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा नॉट t प्लस ओमेगा नॉट T/4, है ना। ये ओमेगा नॉट इंटू T/4 क्या आ जाएगा? ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T कितना होगा? ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T 2 पाई है, तो ये π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट t प्लस π/2 आएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो ये आ जाएगा 4a बाई पाई है ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा नॉट t प्लस 4a बाई 3 पाई, यहाँ पे साइन 3 ओमेगा नॉट t और 3 इंटू ओमेगा नॉट T/4, 3 π/2 साइन 3 π/2 प्लस थीटा क्या होगा? 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है ना। साइन 3 π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस 4a बाई 3 पाई कॉस 3 ओमेगा नॉट t। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? साइन 5 ओमेगा नॉट t है ना, 5 ओमेगा नॉट T/4, ओमेगा नॉट T/4 इक्वल टू π/2, तो ये 5 π/2 हो जाएगा, 5 π/2 को आप π/2 भी लिख सकते हैं, 5 π/2 इक्वल टू 2 पाई प्लस π/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ नेक्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस 4a बाई 5 पाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 5 ओमेगा नॉट t। फिर इसी तरह से पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 4a बाई 7 पाई कॉस 7 ओमेगा नॉट t। इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा ना। यहाँ पे अगर मैं an और bn की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी? साइन टर्म प्रेजेंट नहीं है ना, तो bn इक्वल टू हमेशा 0 होगा, है ना। और an में इवन टर्म प्रेजेंट नहीं
हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू 0 इफ एन इक्वल टू इवन। और ऑड में क्या हो रहा है ना, 4a बाई एन पाई, लेकिन माइनस और प्लस है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। 4a बाई एन पाई फॉर n इक्वल टू 1, 5, 9, 30 और माइनस 4a बाई एन पाई फॉर n इक्वल टू 3, 7, 11, 15, ठीक है। अगर इस फंक्शन को फर्दर t/4 से पीछे शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, है ना। इसको तुम t/4 से शिफ्ट कर दो तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये, और नेगेटिव वाला पार्ट y एक्सिस के इस तरफ, तो ft का नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ft का नेगेटिव अगर आ जाएगा तो ft ये है, इसमें हर जगह माइनस लगा दो, है ना। तो फिर अगर इसके कोफिशिएंट मैं पूछूंगा तो माइनस लगाने से तो साइन टर्म ही रहेगा, ठीक है। कॉस टर्म सारे ज़ीरो, तो फिर इसके लिए सारे ए एन ज़ीरो होंगे और बी एन सारे इसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप एक ये बेसिक फंक्शन का फोरियर सीरीज याद रखें तो फिर इस टाइप के सारे फंक्शन हो जाएंगे। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये इसका टाइम पीरियड है, इसको आपको साइन और कॉस के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ये बताओ, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, हाँ ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या बताया था मैंने, ए एन इसके लिए 0 आ जाता है ऑड फंक्शन के लिए, इसके लिए ए एन 0 हो जाएगा। और बी एन का फार्मूला हम ऐसे इस तरह से लिखते हैं ना, 2 बाई कैपिटल टी, है ना, इंटीग्रेशन ओवर 0 to t एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। बी एन को चूँकि ये ऑड फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई टी इंटीग्रेशन 0 to t/2 एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। जैसे आपको b1 पता लगाना है, b1 के लिए ये आ जाएगा 4 बाई टी 0 to t/2, है ना, एफ टी साइन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब तुम इसमें ये देखो, b1 पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 0 से t/2 का पहले रेंज आपको देखना है, 0 और ये t/2। इसमें आप साइन ओमेगा नॉट टी को बनाएंगे, है ना। साइन ओमेगा नॉट टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना। तो जितने से ये पीरियोडिक हो रहा है उतने से ही साइन ओमेगा नॉट टी पीरियोडिक होगा। इतने में इसका हाफ टाइम पीरियड हो जा रहा है तो साइन ओमेगा नॉट टी का भी हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा। तो हाफ टाइम पीरियड में साइन कुछ इस तरह से बनता है। अब आपको क्या करना है, इतनी ड्यूरेशन में ही साइन को बनाओ और फंक्शन है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो ग्राफ आएगा उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, है ना। तो अब तुम इसमें ये देखो कि जब आप ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो 0 से t/2 में ये जो एफ टी है ये अपना फार्मूला चेंज कर रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या एफ टी इक्वल टू टी है, ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये अलग फंक्शन है। तो आपको इस इंटीग्रेशन को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करने के बाद क्या करोगे आप, ये एक हाफ हो जाएगा, दूसरा हाफ ये हो जाएगा। तो इसमें ये देखो, फर्स्ट हाफ में इतना है ना, इसको आप यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एरिया चेक करेंगे। सेकंड में देखो, ये यहाँ से भी क्या है ना, सिमेट्री शो कर रहा है ना। जितना एरिया इस हाफ में मिलेगा उतना ही एरिया इस हाफ में मिलेगा, क्योंकि साइन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सिमेट्री शो कर रहा है। तो इसको हम फिर से ये लिख सकते हैं, 2 × 4 बाई टी 0 to t/4, है ना, ये t/4 है,
एफ टी साइन ओमेगा नॉट टी डी टी, ये आ जाएगा 8 पाई कैपिटल टी। इसको तुम थीटा डोमेन में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 0 to t/4। एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एफ टी इक्वल टू स्लोप इंटू टाइम। स्लोप क्या है, ये t/4 है, इसका स्लोप हो जाएगा 4a/t। तो एफ टी इक्वल टू स्लोप 4a/t कैपिटल टी इंटू टाइम। यहाँ पे जो एफ टी हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू 4a/कैपिटल टी इंटू टाइम। साइन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को आप थीटा डोमेन में भी चेंज कर सकते हैं। थीटा डोमेन में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, टी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई, है ना। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 पाई 0 टू t/4 की जगह पे आ जाएगा 2 पाई/4 पाई/2 4a/t। तो आप ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो। नहीं, यहाँ पे यहाँ पे भी t आ गया ना, इसको प्रॉपरली चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। चलो इसको टाइम डोमेन में ही इंटीग्रेट कर लो, ये आ जाएगा 32a/कैपिटल टी स्क्वायर 0 to t/4 t साइन ओमेगा नॉट टी डी टी, है ना। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना होगा, है ना। इसको t को मैंने u मान लिया और साइन ओमेगा नॉट टी को v मान लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, लिमिट 0 to t/4 माइनस, ये तो 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट और डी टी, है ना। जब तुम इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 कर देगा, और जब t/4 पुट करोगे तो ओमेगा नॉट इंटू t/4 पाई/2 होता है। दोनों लिमिट से 0 जा रहा है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से कॉस ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसकी लिमिट 0 से t/4। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, है ना। 2 पाई स्क्वायर मतलब ये 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई होल स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर। 32a डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट टी स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर इंटू 0 पुट करोगे तो इसकी लिमिट 0 आएगी, जब t/4 पुट करोगे तो लिमिट ये क्या आ जाएगा, साइन बाई/2 1 आ जाएगा ये, है ना। और 0 पे तो 0 आएगा तो 1 - 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8a/, ठीक है। v1 इक्वल टू 8a/पाई स्क्वायर। इसी तरह से a1 इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, ठीक है। b2 बता सकते हो क्या आएगा, देखो ऑड फंक्शन है तो तुम ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हो ना हर टाइम, है ना, ठीक है। ये -t/2 और ये +t/2। अब b2 पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, b1 के लिए साइन ओमेगा नॉट टी है ना, b2 के लिए यहाँ पे
2 ओमेगा नॉट टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको एफ टी को साइन 2 ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करना है। साइन 2 ओमेगा नॉट टी की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ टी की फ्रीक्वेंसी से डबल है ना। एफ टी का हाफ टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो साइन 2 ओमेगा नॉट टी का है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है ना, तो साइन 2 ओमेगा नॉट टी का कंप्लीट साइकिल हो जाएगा इसमें। तो साइन 2 ओमेगा नॉट टी का कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, ये बना दो, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा नॉट टी का कंप्लीट साइकिल। अब तुम इसका 2 हाफ देखो, ठीक है। देखो ये ओरिजिनल फंक्शन का 1 क्वार्टर है ना, तो साइन 2 ओमेगा नॉट टी का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो साइन हाफ टाइम पीरियड बाद मतलब साइन का पाई हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका हाफ टाइम पीरियड है, यहाँ पे इसका कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके फर्स्ट हाफ में देखो ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इस हाफ में जितना ये इस बाउंड्री के लेफ्ट हाफ में पॉजिटिव है उतना ही बाउंड्री के राइट हाफ में पॉजिटिव है। साइन को देखो, जितना ये बाउंड्री के इस हाफ में पॉजिटिव है उतना ही बाउंड्री के राइट हाफ में नेगेटिव है। तो यहाँ पे सेम पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी इस बाउंड्री के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ आ जाएगा, है ना। लेकिन इस हाफ में क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस हाफ में उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। तो जब आप कंप्लीट एरिया ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो B2 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, तुम इस तरह से चेक भी कर सकते हो, ये फार्मूला यूज़ करोगे। इसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन मैंने B1 के लिए किया था, हमने ग्राफ में देखा था कि इसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, तो हमने कर दिया था। इसी तरह बताओ B3 0 होगा या नहीं होगा। B3 के लिए हम ये करेंगे कि B3 की जो B3 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम 3 ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 ओमेगा नॉट टी की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 टाइम्स है। तो जितनी देर में ये एक हाफ साइकिल कंप्लीट करता है उतनी देर में साइन 3 ओमेगा नॉट टी 3 हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, है ना। तो फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ कंप्लीट कर लेगा, सेकेंड हाफ साइकिल यहाँ, थर्ड हाफ साइकिल यहाँ पे। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव, और फिर थर्ड हाफ साइकिल में पॉजिटिव। तो यहाँ पे इतना पता लग रहा है कि ये 0 होगा या नहीं होगा। B3 नहीं लग रहा है 0। आप इसको 6 सेक्शन में डिवाइड कर दो, ये हाफ है, इसमें भी 3 पार्ट बना दो, ठीक है। इस हाफ में अगर हम देखो तो ये पॉजिटिव एरिया, ये भी पॉजिटिव एरिया, है ना। लेकिन अब तुम ये देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव एरिया, और ये इस साइड से 2 सेक्शन देख लो, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ से 2 सेक्शन देख लो, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ पॉजिटिव है और ये यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, और एरिया भी हर पार्ट का अनइक्वल है ना। तो यहाँ पे उतना आपको पता नहीं चल पाएगा, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, यहाँ पे भी तुम हाफ सिमेट्री लगा सकते हो, है ना। जितना एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेगा उतना ही एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेगा, ठीक है, सिमेट्री से। तो आप फिर से ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला लगाने में अब क्या होगा, साइन ओमेगा नॉट टी की जगह पे 3 ओमेगा नॉट टी होगा, यहाँ पे भी 3 ओमेगा नॉट टी होगा। जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, है ना, यहाँ पे भी 3 ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे भी 3 ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3 ओमेगा नॉट टी, है ना।
जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे और नीचे में क्या आएगा 3 ओमेगा नॉट टी, है ना। यहाँ पे भी 3 ओमेगा नॉट आ जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे, हाँ दोबारा इंटीग्रेट अभी नहीं किया है ना, ठीक है, कैलकुलेट करो V3, है ना। 0 से t/4 में ft इक्वल टू क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ft इक्वल टू 4a/t इंटू स्मॉल t, 4a/T इंटू स्मॉल t साइन 3 ओमेगा नॉट t dt। ये आ जाएगा 32a/t स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन 0 टू t/4 t साइन 3 ओमेगा नॉट t dt, ठीक है ना। यहाँ पे ये u है, ये v है, तो u इंटू v का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो v का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस 3 ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद du/dt, dt/dt आ गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन ये कर देंगे। अब इसमें जब लिमिट पुट करोगे, है ना, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, तो ये टोटल टर्म को 0 कर देगा। और t इक्वल टू जब कैपिटल T/4 पुट करोगे, है ना, तो ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T/4 π/2 बनाता है। यहाँ पे cos 3 π/2 आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T/4 इक्वल टू π/2 आ जाएगा ना, ये cos 3 π/2, तो cos इंटू ऑड इंटू π/2 इक्वल टू हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। π/2 का अगर ऑड मल्टीपल है उसका कॉस लोगे तो ये हमेशा 0 होगा। तो ये फिर से दोनों एलिमेंट में 0 आ रहा है, इसको हटा दो, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस dt/dt 1 हो जाएगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन साइन 3 ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई, है ना, 3 ओमेगा नॉट t फिर से नीचे आएगा, साइन 3 ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा नॉट इंटू 3 ओमेगा नॉट, ये 9 ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसकी लिमिट आप 0 से t/4 रख देंगे, तो यह आ जाएगा 32a/ ना t स्क्वायर ओमेगा 9 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और साइन जब आप कैपिटल T/4 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 π/2, साइन 3 π/2 क्या होता है -1, साइन का ग्राफ है ना, ये आता है ना, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3 π/2 -1, तो ये -1 -0 ये आ जाएगा -1, है ना, -32a/9 और ओमेगा नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा -8a डिवाइडेड बाई 9 पाई स्क्वायर, ये B3 की वैल्यू हो जाएगी। और B1 की वैल्यू क्या थी 8a/पाई स्क्वायर, तो B3 में क्या हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया और नेगेटिव भी लग गया ना। इसी तरह से जब आप B5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8a/ यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा 25 और पाई स्क्वायर, इसमें नेगेटिव नहीं होगा, फिर B7 में नेगेटिव होगा। लेकिन आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना होगा, तो आप ज़्यादातर केस में फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है लेकिन जिसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ट्रिक लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें अगर आप फार्मूला से जा रहे हैं तो ये काफ़ी लेंदी हो रहा है ना, कैलकुलेट तो आप कर ले रहे हैं। इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने कर दिया है,
है ना। इसके बाद हमने अभी इसको आपने लेफ्ट शिफ्ट किया था ना, t/4 से लेफ्ट शिफ्ट किया था। इसको जब t/4 से लेफ्ट शिफ्ट किया था तो क्या आया था, इसका एक्सपेंशन था 4a/π साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 4a/3π साइन 3 ओमेगा नॉट टी। जब आप शिफ्ट करेंगे तो t की जगह पे क्या रख देंगे, t प्लस कैपिटल T/4। ये लेंथ कैपिटल T/4 है, तो आपने कैपिटल T/4 से पीछे शिफ्ट कर दिया है ना, तो t की जगह पे कैपिटल T/4 पुट कर देंगे। तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 4a/π कॉस ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस यहाँ पे जब T/4 पुट करेंगे तो ये अभी किया था ना हमने, माइनस 4a/3π कॉस ओमेगा नॉट टी, फिर प्लस 4a/ यहाँ पे 3 ओमेगा नॉट टी आएगा, कॉस 5 ओमेगा नॉट टी, फिर यहाँ पे माइनस आएगा 4a/7π साइन 7 ओमेगा नॉट टी। अब तुम्हें अगर इसका फोरियर सीरीज पता लगाना है, तुम पहले इसको डिफरेंशिएट करो। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू कितनी है, ये हाइट मान लो a है और ये t/4 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा 4a/t। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको, और स्लोप कांस्टेंट है ना। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव मिलेगा ना। ये हाइट है 4a/T। तो ये जो ग्राफ है ये आपको ऐसी ग्राफ मिल गया ना, यहाँ पे ये लेंथ t/4 है ना, इसमें भी ये लेंथ कितना है, t/4 ही है ये लेंथ भी, है ना। उसके बाद फिर ये भी नेगेटिव हो रहा है, वो भी नेगेटिव हो रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है इसका 4a/T। तो इस फॉर्मूला में जहाँ पे a दिख रहा है, a की जगह पे 4a/T पुट कर दो। तो इसका एक्सपेंशन को आप क्या लिखेंगे, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है तो, है ना, a की जगह पे 4a/π है, a की जगह पे आपको क्या पुट करना है 4a/T। तो ये आ जाएगा 4a/T 16a/πt, है ना, 16a/πt कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस ये आ जाएगा 16a/3πt कॉस 3 ओमेगा नॉट टी प्लस 16a/5πt कॉस 5 ओमेगा नॉट टी माइनस 16a/7πt साइन 7 ओमेगा नॉट टी। फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू करेगा। ना आपको इसको मान लो ये xt है, ये x' t है, तो x' t का आपको, है ना, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन मिल गया, है ना। आपको किसका पता लगाना है, xt का, तो x' t इक्वल टू इतने है। xt पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको तुम्हें xt इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 16a/ है ना πt
और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट। यहाँ पे ओमेगा नॉट आ जाएगा, ओके, माइनस 16a बाई 3 पाई टी, ये साइन 3 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट नहीं 3 ओमेगा नॉट है ना, इसका इंटीग्रेशन साइन 3 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा नॉट आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 ओमेगा नॉट लिखूँगा, 16a बाई 5 पाई टी, और यहाँ से 5 ओमेगा नॉट आएगा, 5 ओमेगा नॉट टी। जहाँ ये पॉजिटिव है वहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन होता है। जहाँ ये नेगेटिव है वहाँ पे इंटीग्रेशन में नेगेटिव आएगा, है ना। ये हमने अब क्या लिख लिया, इस फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ना। अब t इंटू ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 2 पाई, है ना। 2 से 16 को कैंसिल करोगे तो ये 8a आ जाएगा, 8a डिवाइडेड बाई पाई पहले से, तो ये पाई स्क्वायर साइन ओमेगा नॉट टी माइनस यहाँ पे ओमेगा नॉट इंटू टी 2 पाई हो जाएगा, 2 से 16 कैंसिल होगा तो 8a डिवाइडेड बाई 9 पाई स्क्वायर साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस 8a बाई 25 पाई स्क्वायर साइन 5 ओमेगा नॉट टी। इस तरह से आ गया आपको सीरीज। सब में क्या है, साइन टर्म है तो सिर्फ b प्रेजेंट होगा, कॉस टर्म नहीं है तो an 0 हो जाएगा। मतलब वही आ गया ना जो हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया था, b1 b3 b2 0। तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। इसी तरह से अब आप इस ग्राफ का पता लगा लेंगे। इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, इस ग्राफ को आपने t/4 से पीछे शिफ्ट कर दो तो ये ग्राफ मिल जाएगा, है ना। तो अब इस फार्मूला में t की जगह पे क्या पुट कर दोगे, t प्लस कैपिटल T/4, है ना। तो बस, और उसके बाद तुम कंपेयर कर लेना। तो जब इसमें आप t की जगह पे t प्लस कैपिटल T/4 पुट करेंगे तो सारे साइन के टर्म जो है ना कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव पार्ट है ना, नहीं ये सॉरी, ये गलत बना दिया मैंने, ये यहाँ से नीचे आएगा ना। अब लग रहा है ना शिफ्टेड वर्जन, ठीक है। और तुम अगर इसका नहीं पता है ना, इसका पूछा जा रहा है, तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हारे को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या नेगेटिव है ना। इसका ठीक रिवर्स मिल जाएगा ना। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, अगर ये xt है तो यहाँ पे x डैश t जो है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है तो ये नेगेटिव मिलेगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है, ये थोड़ा, इसको मैंने थोड़ा लंबा बना दिया है। फिर इस तरह से ये यहाँ पे फिर से पॉजिटिव स्लोप, इस तरह से आ जाएगा। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ को कंपेयर करो, ये दोनों नेगेटिव है एक दूसरे का। इसका एक्सपेंशन आपको पता है तो बस इसके एक्सपेंशन में माइनस साइन लगा दो तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। फिर माइनस साइन लगाने के बाद जो टर्म आया है उसको इंटीग्रेट कर दो तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। ये इम्पल्स ट्रेन है यूनिट लेंथ का। इसके लिए ये पीरियोडिक है ना। इसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे इम्पल्स आया फिर यहाँ पे सेम इम्पल्स है तो इतने से ये पीरियोडिक है, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना। ये अगर पीरियोडिक है तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या आएगा, ए के इक्वल टू 1/t
है ना, इंटीग्रेशन ओवर टी एफ टी इंटू ई टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। इसके लिए ए के पता लगाना है। तो ये ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे 1/t। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे? 0 से t तक लोगे तो दोनों इम्पल्स को डील करना पड़ेगा, है ना। तो बेटर क्या होगा, हम लिमिट -t/2 से लेकर के +t/2 तक ले लें। और इसमें एक ही इम्पल्स आ रहा है डेल टी ई टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, कभी भी इम्पल्स फंक्शन को डील करना हो ना, ये इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इसकी विड्थ 0 होगी, टेंड्स टू 0, और इसकी हाइट टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। इसकी हाइट जो है h, ये इन्फिनिटी को टेंड करती है, और इसकी विड्थ जो है ये 0 को टेंड करती है ना। और इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या होगा? इसकी हाइट 1 नहीं होगी, हाइट इनफाइनाइट होगी। यूनिट इम्पल्स का मतलब है इसका एरिया 1 होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इस इम्पल्स को हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे इस तरह से। इसको हम एक फाइनाइट हाइट दे देंगे और विड्थ भी इसको हम फाइनाइट दे देंगे h इंटू एप्सिलॉन। पर इसका एरिया कितना है ना। हाइट को कम, पहले क्या था ना, विड्थ 0 थी और हाइट इनफाइनाइट थी। हाइट को कम किया तो विड्थ थोड़ा मिल गया इसको, और एरिया को हमने कांस्टेंट रख के किया ये। तो h इंटू एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो हमने इस इम्पल्स को क्या किया, विड्थ दे दिया, और ये -t/2 है और ये +t/2, स्मॉल विड्थ दिया है, ठीक है। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो ये क्या आ जाएगा, 1/t -t/2 से लेकर के +t/2। मैं इसी इंटीग्रेशन को फिर से लिख रहा हूँ, डेल टी ई टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, है ना। डेल टी की जगह पे ये फंक्शन आ जाएगा, है ना। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? h है ना, हाइट। फंक्शन की हाइट ही को तो मुझको, जैसे मैं कहूँ ये ft है और ये t है, तो ये हर टाइम पे जो हाइट होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हो? ft पुट करके कैलकुलेट करते हो ना। तो हाइट को ही तो हम ft कहेंगे। अगर ये t नॉट है तो ये हाइट क्या हो जाएगी? ft नॉट। तो हाइट ही तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हाइट क्या है? h है, और कहाँ से कहाँ तक है? -ε/2 से +ε/2। तो इस, और उसके बाद उसके अलावा तो हर टाइम 0 है ये, है ना। तो -t/2 से +t/2 तक इंटीग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि -t/2 से -ε/2 तक h तो 0 है ना, तो ये इंटीग्रेशन 0 ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/t -ε/2 से +ε/2, और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम? फंक्शन की वैल्यू h। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक h कांस्टेंट है, तो h बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ये आ जाएगा h/T। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/j के ओमेगा नॉट ई टू पावर -j के ओमेगा नॉट टी -ε/2 से लेकर के +ε/2 तक। हम एक बार पूरे प्रोसीजर से करेंगे, उसके बाद जो कंक्लूजन होगा ना वो काफ़ी आसान होगा। तो उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा कि इम्पल्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं या फिर उसका रिजल्ट कैसे आता है, वो आसान है। लेकिन पहली बार हम प्रोसीजर से जाएंगे। ये आ जाएगा h/T इंटू -1/j के ओमेगा नॉट। इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ई टू पावर -j के ओमेगा नॉट, t की जगह पे +ε/2 माइनस ई टू पावर, अब -ε/2 पुट करोगे t की जगह पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +j के ओमेगा ε/2।
h बाई कैपिटल टी, ये क्या आ जाएगा e टू पावर जे थीटा, है ना, माइनस e टू पावर माइनस जे थीटा, 2 साइन थीटा आ जाता है ना, 2 इंटू जे साइन थीटा। या फिर तुम ये माइनस हटा दो, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया e टू पावर जे थीटा माइनस e टू पावर माइनस जे थीटा। तो ये आ जाएगा 2j, माइनस हटा दिया मैंने, 2j साइन थीटा होता है ना, और थीटा की जगह पे क्या है k ओमेगा एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से j और j कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा h इंटू 2 साइन k ओमेगा एप्सिलॉन बाई 2 डिवाइडेड बाई t इंटू k ओमेगा नॉट। h की जगह पे h इंटू एप्सिलॉन क्या है 1 है, तो h की जगह पे हम 1 बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो इस h की जगह पे आप 1 बाई एप्सिलॉन लिख दिया। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, है ना, हम ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इस इम्पल्स को क्या किया था, इसके हाइट को रिड्यूस करके विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। अब फिर हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इसकी विड्थ को हम कम करके हाइट को फिर से इनफाइनाइट करते हैं। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, है ना। फाइनल आंसर में हमने अप्रॉक्सीमेशन किया था ना, तो उस अप्रॉक्सीमेशन का फिर से रिवर्स प्रोसेस करते हैं। तो इस आंसर में फाइनली क्या करना पड़ेगा हमारे को, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करोगे तो ये क्या 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है ना। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 2 cos k ओमेगा नॉट, 2 डिफ्रेंशिएट किसके टर्म में करोगे, एप्सिलॉन के टर्म में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा k ओमेगा नॉट बाई 2 बाहर आएगा, इंटू कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस k ओमेगा नॉट एप्सिलॉन बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा t k ओमेगा नॉट, इतना ही आ जाएगा। अब एप्सिलॉन को अगर 0 पुट करोगे तो cos 0 1, है ना, और यहाँ से ओमेगा नॉट 2 k, t बस कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 1 है, तो ये आ जाएगा आंसर 1 बाई टी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन से किया, है ना। इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है ना, जैसे हम ए के या बी के कैलकुलेट करते थे, तो मैंने बता रखा था कि 2 ग्राफ को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाइड ग्राफ का जो एरिया आ जाता है वही इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ग्राफ है ना, एक डेल टी का ग्राफ बनाएंगे और दूसरा इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाइड ग्राफ का जो एरिया आ जाएगा उसी को हम इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, हमारे को ये मिल गया ना, ए के इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2 डेल टी इंटू ई टू पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी इक्वल टू 1 बाई टी आया था। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, मैं आपको इसके बदले ये बताता हूँ, माइनस टी बाई 2 से लेकर के प्लस टी बाई 2 डेल टी, और ये एक फंक्शन है ना, दूसरा फंक्शन, इसको मैं एफ टी मान ले रहा हूँ, एक अलग फंक्शन मान ले रहा हूँ, एक जनरल फंक्शन। मान लें कि आपको यही इंटीग्रेशन पता लगाना है कि इम्पल्स के साथ किसी और फंक्शन को मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेल टी है तो डेल टी को पहले हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, हाइट h और विड्थ एप्सिलॉन और एरिया इक्वल टू 1, और हमें पता है एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है ना। फिर क्या करना है आपको, इसका ग्राफ बना लिया, अब इसका ग्राफ बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका एरिया। अब मान लो कि ये एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, माइनस टी बाई 2 से लेकर के प्लस टी बाई 2 तक, लेकिन माइनस टी बाई 2 और प्लस टी बाई 2 तो कुछ भी हो सकता है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एरिया कितनी देर के लिए मिलेगा इक्विवेलेंटली? -ε/2 से लेकर के +ε/2 तक ही मिलेगा, क्योंकि बाकी टाइम तो ये इम्पल्स 0 है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं -ε/2 से लेकर के +ε/2। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को पहले मल्टीप्लाई कर लेना। इन दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ग्राफ को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इन दोनों की हाइट को मल्टीप्लाई करना है हर टाइम इंस्टेंट पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर टाइम इंस्टेंट पे h कांस्टेंट है, लेकिन ft क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। -ε/2 से लेकर के ft तो वेरिएबल हो सकता है ना। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको पता नहीं ft की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ft की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। ये तो कांस्टेंट दिख रहा है, मैं थोड़ा अलग ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। इस तरह से बना दिया। मान लो ये ft है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एप्सिलॉन एक्चुअली क्या है? टेंड्स टू 0 है ना। तो एप्सिलॉन को अगर और छोटा करोगे तो आप ये लेंगे एरिया, इस पोर्शन को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो अब वेरिएशन कम होगा। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है ना। तो ये h हाइट जो है ना, ये बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए मल्टीप्लाई होगा ना ft से, और वो छोटा ड्यूरेशन क्या होगा? एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कर दो तो ft से कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? ये 0 पे ही मल्टीप्लाई होगा ना। तो इस हम जो मल्टीप्लाइड ग्राफ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन अगर ये वेरी कर रहा है, तुम अगर एक बड़ा स्पैन लोगे तो यहाँ पे आपको वेरिएशन ज़्यादा दिखेगा, है ना। अगर आप एक बहुत ही छोटा स्पैन ले रहे हैं तो जितना इस एंड पे वैल्यू है उतनी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इस एंड पे वैल्यू मिलेगी। और छोटा कर लो, अभी भी यहाँ पे आपको कुछ वेरिएशन दिख रहा है ना, और भी छोटा कर दो इसको, ये जो दोनों विड्थ है इसको टेंड्स टू 0 कर दो तो एक ही वैल्यू मिलेगी ना, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो हमें पता है कि हमें इसको -ε/2 से लेकर +ε/2 तक इस ग्राफ से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एप्सिलॉन क्या है? टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस ग्राफ की वैल्यू को आप f0 कह सकते हैं, वो सेम ही हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो ग्राफ मिलेगा उसकी हाइट क्या होगी? h इंटू f0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किस टाइम पे होगा? इम्पल्स जो है ये 0 पे ही अकर करता है ना। अब आपको क्या करना है? इसका एरिया पता लगाना है। तो हाइट विड्थ कितनी है? h इंटू f0 इंटू विड्थ तो एप्सिलॉन है, तो h इंटू एप्सिलॉन कितना है? 1, है ना। तो ये टोटल एरिया क्या आ जाएगा? f0। ये एरिया f0 आ गया। अब यहाँ पे ft की जगह पे क्या है? ये है ना। तो इसमें ft इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, है ना। तो ये टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा 1, और यहाँ पे ये 1/t है। ये इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या आएगा? तुम ये देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस टाइम पे हुआ था फंक्शन का? 0 पे हुआ था ना। आपने f0 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। 0 से क्यों हुआ था? क्योंकि ये इम्पल्स कहाँ पे अकर करता है? 0 पे ही इसकी हाइट h होगी, तो f0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे? पहले ये ग्राफ बनाओगे, है ना। यूनिट इम्पल्स है तो एरिया तो 1 ही आएगा। तो ये ग्राफ कहाँ पे बनेगा? अगर ये t इक्वल टू 0 ओरिजिन है तो ये इम्पल्स कहाँ पे अकर करेगा? π/2 पे। तो अब आप क्या करेंगे? π/2 पे, है ना, ये π/2 है, इसको एप्सिलॉन विड्थ दे दिया और हाइट h इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू 1। उसके बाद e⁻−jt का ग्राफ बनाएंगे, है ना। इसको मैं, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको जनरल में ft मान ले रहा हूँ, और मान लो कि इसका ग्राफ जो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक आपको ग्राफ की जो वैल्यू है उसको एक ही मानना है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ही मिल जाएगा ना।
तो इस ग्राफ की वैल्यू को आप कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? यहाँ पे f0 नहीं कह सकते ना, f0 तो ये पॉइंट, ये हाइट है, ये हाइट क्या है? ये ft है ना, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली? π/2। ये पॉइंट मान लो π/2 है और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कह सकते हैं? π/2 ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये हाइट मिल जाएगी ये हो जाएगी f π/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? h इंटू एफ π/2, ये हाइट मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड ग्राफ में ये जो हाइट मिल जाएगी आपको h इंटू एफ π/2, और विड्थ तो अभी भी एप्सिलॉन ही रहेगा। तो अब इसका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है ना। कहाँ से कहाँ तक करना है? -∞ से +∞ तक। लेकिन -∞ से +∞ तक तो हाइट 0 ही है ना, तो इक्विवेलेंटली आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? -ε/2 से +ε/2 तक, जितनी देर तक इम्पल्स अकर करता है। तो ठीक है, अब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन लेने के लिए, तो हम इसमें एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर h इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? f π/2। तो इक्विवेलेंटली देखो इसका एरिया क्या आ गया? ये इंटीग्रेशन की वैल्यू f π/2 आ गई ना, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी? f0 है ना, मतलब डेल टी इंटू एफ टी है। पहले आप क्या देखेंगे इस इंटीग्रेशन में कि डेल टी किस टाइम पे आकर कर रहा है? 0 पे आकर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू सीधे क्या आ जाएगी? f, यहाँ पे 0 पुट कर दो। यहाँ पे डेल टी क्या है, किस टाइम पे आकर कर रहा है? π/2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये एफ टी है ना, तो f की जगह पे यहाँ पे f π/2, तो एफ टी की जगह पे यहाँ पे e⁻ jt है, तो ये आ जाएगा e-j, और t की जगह पे π/2, e⁻j π/2, ये कितना आ जाएगा? -j। इसका आंसर -j आ जाएगा। तो अब इम्पल्स के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, हमारे को इम्पल्स ट्रेन का पता लगाना था ना। ए के इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट ए के पता चल जाएगा, a0 a1 a2 पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/t -t/2 से लेकर के +t/2 तक है ना, ft e⁻j ω0t है ना। तो ये क्या आ जाएगा? अब ये दिख रहा है 1/t आ जाएगा, क्योंकि -t/2 से +t/2 में यही इम्पल्स आ रहा है ना। ये कहाँ पे है? ये तो -t और ये +t है, -t/2 और +t/2 में एक ही इम्पल्स आ रहा है, और ये इम्पल्स 0 पे कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा। ए के इक्वल टू 1/t। ए के इक्वल टू 1/t का मतलब क्या हो जाएगा? a0 भी 1/t है, a1 है ना, a-1 a2, ये सब की वैल्यू जो होगी ये 1/t ही हो जाएगी। याद रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसका हम यूज़ सैम्पलिंग थ्योरम में भी करेंगे। ठीक है, कल फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पीरियोडिक के लिए हो गया है ना, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ना पता करके हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पता लगाते हैं।